फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये जो पूरी रफाल की डिबेट चल रही है ऑनलाइन, उसमें एक काफ़ी क्रूशल पॉइंट निकलकर सामने आया है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो इस पूरी डिबेट में हमारा एक रिप्लाई जो कि 2021 में हमने किसी को किया था निकलकर सामने आया है, जहां पर हमसे सवाल पूछा गया था कि क्या चाइनीज़ J20 के अगेंस्ट में हमें Su-57 को परचेज़ करना चाहिए। तब हमने कहा था कि 2021 में रफाल सफिशिएंट होना चाहिए J20 के अगेंस्ट में, और अगर हमारा आर्मका समय पर आता है तो Su-57 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय आर्मका की सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन 2030 बताई जा रही थी। तो ये 5 साल पहले का ट्वीट था, और अब हम जब इस ट्वीट को देखते हैं तो ये नज़र आता है कि ये पूरी तरीके से गलत है और आज के लिए होल्ड नहीं करता है, और ये एक रियलिटी शोकेस करता है चाइनीज़ R&D और मिलिट्री प्रोग्रेस की। तो 5 साल पहले जो J20s थे वो अर्लियर वेरिएंट्स थे जो कि 2017 से सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हुए थे, और वहाँ पर जो रेडार इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा था, ये अप टू द मार्क नहीं थे। ना ही यहाँ पर 5th जनरेशन WS-15 इंजन लगे हुए थे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशनल मैच्योरिटी का पीरियड था और डिज़ाइन को मैच्योर करने का भी पीरियड था। लेकिन जो अभी J20 सर्विस में इंडक्ट हो रहे हैं वो उन J20 से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इनको J20A भी कहा जाता है, जहाँ पर डिज़ाइन को चेंज किया गया है, कॉकपिट में बदलाव आए हैं, और एयर इनटेक को भी मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट आपको ज़्यादा बेटर दिखेंगे, प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, और ये 2022 से ही देखा जा रहा है, और अब 2025 में ये पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का पार्ट बन चुका है। साथ में जो J35 है ये भी अब सर्विस इंडक्ट होने के काफ़ी करीब है। उस समय J35 का कोई नामो निशान नहीं था। एक FC-31 का प्रोटोटाइप फ्लाई करता था जिसका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर RD-93 इंजन के साथ प्लेटफॉर्म फ्लाई कराया गया था, काफ़ी स्मोक करता था, और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी क्वेश्चन उठाए जाते थे। लेकिन अभी जो J35 का डिज़ाइन है ये काफ़ी मैच्योर दिखाई पड़ता है। जो इंजन्स है इसके लिए वो फ़िलहाल अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं, पर काफ़ी क्लोज हैं। वहीं पर उस समय PL-12 मिसाइल एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करी जाती थी। PL-15 जो है ये सर्विस में इंडक्ट ही हो रही थी, फ्लीट वाइड एडॉप्शन चल रहा था, पर अब PL-15 एज अ स्टैंडर्ड मिसाइल इस्तेमाल करी जाती है पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा, और PL-12 को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जा चुका है। साथ में PL-16 मिसाइल भी सर्विस इंडक्ट होने के करीब है, और उससे भी लॉन्गर रेंज की PL-XX मिसाइल भी अपने डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रही है। इवन उस समय पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठते थे कि ये वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि इनको वेस्टर्न पायलट्स द्वारा ट्रेन किया जा रहा है, और ये मल्टीपल एक्सरसाइजेस में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से धीरे धीरे जो चाइनीज़ एयरफोर्स है ये पहले से बड़ा थ्रेट बन गई, और इसमें सबसे बड़ा हाथ इनके उन वेपन सिस्टम्स का था जो कि इन्होंने खुद ही डेवलप किए, जो कि मैच्योर नहीं हुआ करते थे, इनका मजाक बनाया जाता था, लेकिन आज वो एक थ्रेट बन गए हैं, और खाली इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के लिए थ्रेट बन चुके हैं, जो कि US मिलिट्री है। और आज जो हमें दिखाई देता है उसमें ये दिख रहा है कि ये मल्टीपल 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स फ्लाई करा रहे हैं, ये मल्टीपल CCA प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं, यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, मल्टीपल स्टेल्थ UCAV फ्लाई करा रहे हैं, और आने वाले 5 साल में इनको इवन US मिलिट्री को भी कैच करने में परेशानी आएगी। तो इन्होंने हर हथकंडे अपनाए टेक्नोलॉजी गेन करने के लिए, और बाद में खुद ही उसको मैच्योर किया, क्योंकि इन्होंने अपनी R&D में सारा खर्चा लगाया है। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ये कहीं से वेपन सिस्टम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इन्हें देती नहीं। बाकी रशिया से ये इंपोर्ट कर सकते थे। इन्होंने Su-35 भी परचेज किया, पर रशिया भी इनके साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि इन्होंने रशियन वेपन्स की ही कॉपी बनाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। तो इनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने अपने खुद की R&D पर स्पेंड किया, जिसके अंतर्गत ये वेस्ट से टेक लाते थे, चाहे उनको चोरी करते थे, चाहे उनको खरीद के लाते थे, और इसके खराब आइट्रेशन से स्टार्ट करते थे, और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को मैच्योर करते थे। सबको पता है जो J35 है उसमें इन्होंने F-35 को कॉपी करने की कोशिश करी है। जो सेंसर्स J20 में लगे हैं काफ़ी हद तक F-35 के सेंसर स्वीट की कॉपी हैं, पर अब वो मैच्योर हो रहे हैं।
जेट इंजन्स को इन्हें क्रैक करने में परेशानी आ रही थी, पर धीरे धीरे ये रशियन जेट इंजन्स के लेवल पर पहुंच चुके हैं और ऐसा लगता है कि जो इनके नए 5th जनरेशन जेट इंजन बन रहे हैं, जिसमें WS-15 J-20 के लिए जो डेवलप किया जा रहा है, वो वेस्टर्न 5th जनरेशन जेट इंजन के ऑलमोस्ट क्लोज आ रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो मजबूरी है वो इनकी स्ट्रेंथ बनी, और क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इन्होंने ख़राब सही जो भी इक्विपमेंट थे वो इंडक्ट किए और फिर इनको धीरे धीरे मैच्योर किया। और टेक्नोलॉजी पर अब इनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि ये इनोवेट कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक इनकी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका इसमें बड़ा हाथ रहा है। और चाइना के द्वारा समझा गया है कि जो मिलिट्री R&D है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और इस पर स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया है। इंडिया का दुर्भाग्य यहाँ पर ये रहा कि हम डोमेस्टिक R&D की पावर को समझ नहीं पाए। हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करी, पर हम ये नहीं समझ पाए कि अगर हमें आगे से 10 साल में एक मिलिट्री सुपर पावर बनना है और ग्रोइंग इकोनॉमी को डिफेंड करना है तो अभी से डिफेंस R&D पर अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा और इस पर बेट करना पड़ेगा। तो 5 साल के डिफरेंस में एक नॉन थ्रेट से चाइना का प्लेटफॉर्म सीरियस थ्रेट बन गया है। और हमारे यहाँ लगभग 20 साल पहले MRFA के अंतर्गत 126 रफाल लेने की बात चल रही थी और आज भी 114 रफाल लेने की बात चल रही है। तो हमारी प्रायोरिटी स्ट्रेट नहीं है। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ये सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आप वही टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका R&D स्ट्रांग है तो आप वैसी टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं है, जिसका कोई काउंटर मिलेगा नहीं। और चाइना अभी वही थ्रेट बन गया है। आप अभी भी किसी तरीके से 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म लाकर J-20 और J-35 को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ आने वाले 5 साल में इनके 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट करी जा सकती है? जवाब है नहीं। और जो इनका CCA प्रोग्राम है उसको काउंटर कैसे करेंगे? दुनिया में ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं ज़्यादा चल भी नहीं रहे हैं। तो हमें डोमेस्टिक R&D की पावर समझनी पड़ेगी और डोमेस्टिक R&D पर हेविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले हम ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करें जो कि कैपेबिलिटी में इनिशियली स्ट्रगल कर रहे हों। तेजस एक एग्जांपल है जहाँ पर तेजस मार्क 1 की कैपेबिलिटी जो है ये बहुत अच्छी नहीं थी, पर मार्क 1A में हमने अच्छा खासा इंप्रूव किया है और इसके बाद जो 97 एडिशनल मार्क 1A आएंगे ये और ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म होंगे और इनमें परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन भी बढ़ेगा। और फिर उसी प्रोग्राम से डराइव हुआ है तेजस मार्क 2 जो कि और ज़्यादा सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, आर्म का इससे ज़्यादा सुपीरियर होगा। तो ये पावर होती है डोमेस्टिक R&D की। जो नो हाउ और नो वाई है ये आपका टेक्नोलॉजीज मल्टीप्लाई करने में सपोर्ट करता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि हम हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहे और इस चक्कर में जितना समय हमने बर्बाद किया है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप रफाल लेने की बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, चलिए ले लीजिए, लेकिन अगर ये इस कॉस्ट पर है कि आपके डोमेस्टिक प्रोग्राम को कॉस्ट करेगा और उनके डेवलपमेंट को कॉस्ट करेगा, आपके डोमेस्टिक R&D को कॉस्ट करेगा, तो आप अपने आने वाले 50 साल को स्टेक पर डाल रहे हैं। और टेड BF जो नेवी का है ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसको लेकर अभी तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। अभी कब से डिज़ाइन दिख रहा है पर उसको ग्रीन लाइट मिली ही नहीं है। तो ये जो स्लो डिसीजन मेकिंग है ये हमें कॉस्ट करेगी। होपफुली इस मामले में कम से कम हम चाइना से सीखें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।